खुशामदीद इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के क्रैश कोर्स में। हर बार जब आप मुस्कुराते हैं, आप एक कदम उठाते हैं या किसी को गले लगाते हैं, आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं। आपके पास छोटे छोटे लाखों रेशे हैं, सब एक साथ हम आहंगी में काम करते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि ये काम करना बंद कर दें, या वो अब एक साथ काम नहीं कर रहे। और इससे यहां तक कि आसान तरीन काम भी पेचीदा हो जाते हैं। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बहुत से अफराद को दरपेश रोजमर्रा का चैलेंज है। ऐसी हालत, या मैं कहूं कि हालतों का एक ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता आजादी, ताकत और इन कामों को छीन लेता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझते हैं, और बाज़ औक़ात जिंदगी भी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को 200 साल पहले दरियाफ्त किया गया था, या मैं कहूं बयान किया गया था, और फिर भी साइंसदान और तिबी माहिरीन, डॉक्टर्स इस हालत के गिर्द मौजूद बहुत से राजों से परेशान हैं, और ये आज तक लाइलाज है। आज मैं आपको साइंस, तहकीक, लचक और जीनियात के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जदीद इजादात के बारे में, जिस पर हम काम कर रहे हैं ताकि इनमें से कुछ राजों को हल किया जा सके। और उम्मीद है कि इस बीमारी के लिए मुस्तकबिल के इलाज में मदद मिलेगी। लिहाजा मुझे इन 3 हैरानकुन इदारों में काम करने का एजाज़ हासिल है: क्रिक, UCL और ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट अस्पताल। और मेरा लैब बुनियादी तौर पर इंसानी मसल्स की नशोनुमा, तंजिली और शदीद न्यूरोमस्कुलर बच्चों की बीमारियों में दोबारा नशोनुमा की तहकीक और मॉडलिंग पर तवज्जो मरकूज करता है। उनके लिए मुस्तकबिल के इलाज तैयार करने में मदद देता है। और हम साइंस और टेक्नोलॉजी के इन 3 बड़े शोबों, स्टेम सेल बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और बीमारी की मॉडलिंग के दरमियान ताल्लुक पर काम करते हैं। आज के मौजू पर वापस आते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? मसल्स क्या हैं जो इस मसल्स को, जो ऊपर वाले की तरह दिखाई देता है, मैं कहूं इस कार्टून में एक मसल है जिस पर हम ऊपर से देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये मसल्स क्या हैं जो इस मसल्स को, जो स्कार से भरा हुआ है और नीचे वाले की तरह ठीक से काम नहीं करता, एक टिश्यू में बदल देते हैं। तो सबसे पहले मसल्स के बारे में कुछ अल्फाज। जैसा कि आप शायद जानते होंगे, ये हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। ये हमारे दिमाग का बुनियादी नतीजा है और इसकी साख्त काफी मखसूस है। मैंने आपसे पहले ही इन छोटे मसल रेशों का जिक्र किया है। ये उनमें से एक की कार्टून नुमाइंदगी है, और आप देख सकते हैं कि वो लंबी नालियों की तरह नजर आते हैं, जिनमें बहुत से छोटे खुलिये होते हैं, जहां DNA हमारे खुलियों में महफूज होता है, जहां जीन और मालूमात महफूज होती हैं। और हमारे जिस्म के ज़्यादातर खुलियों के बरक्स, जिसमें हर एक खुलिये में एक मरकज़ होता है, एक मसल के रेशे में सैकड़ों, कभी कभी हज़ारों खुलिये होते हैं। और ये पहले से ही एक खास चीज़ है जो इनके पास होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक तह के गिर्द लिपटे होते हैं, जो इनकी हिफाजत करती है और इनके कुछ अफ़ाल में मदद करती है। और ये खून की नालियों या आसाब जैसी बहुत सी दूसरी अहम साख्तों से गहरे राब्ते में होते हैं, जो मसल्स के खुलियों तक तहरीक की मुंतकली की ज़मानत देते हैं। और इनमें स्टेम सेल्स का एक ग्रुप भी होता है, जिसे सैटेलाइट सेल्स कहते हैं, जो इनके करीब होते हैं, जो किसी नुकसान की सूरत में दोबारा नशोनुमा में मदद करते हैं। मसल के कई अफ़ाल हैं, जैसे हरकत, किरनी, दर्जे हरारत को कंट्रोल करना और नरम बाफ्तों की हिफाजत करना, वगैरह वगैरह। और अब मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू का खुलासा पेश करना चाहूँगा। ये वीडियो मेरे एक पुराने मेंटर ने बनाया है, जो इंस्टीट्यूट पास्चर में है। अब आपको हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल का एक कार्टून दिखाया जा रहा है, और हम इसमें जूम कर रहे हैं उन मसल फाइबर्स में जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। और अब आप देखते हैं कि अगर हम इस फाइबर से कनेक्टिव टिश्यू यानी ऊपरी तह को हटा दें, तो इसके नीचे हमें ये छोटे सब सेल्स, जो मसल स्टेम सेल्स हैं, नजर आएंगे। आप पहले ही खून की नालियां और उनके साथ नर्व्स देख चुके हैं। और अब अगर हम मसल फाइबर की झिल्ली मेम्ब्रेन को खोलते हैं, तो आप अंदर न्यूक्लियाई देखेंगे, ये नारंगी गोल स्ट्रक्चर्स जिनमें हमारे जीन्स और DNA होते हैं। इनके पास T ट्यूब्यूल्स हैं, जो नमकियात को गर्दिश देने में मदद करते हैं, ताकि मसल का सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्शन यकीनी बनाया जा सके। ये नीले रंग के माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो सेल्स के पावर हाउसेस हैं। और यह है इंजन, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स, जो मसल्स को हरकत देने में मदद करते हैं। जब ये मशीनरी ठीक से काम नहीं करती तो क्या होता है? बदकिस्मती से ये अक्सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बायस बनता है, और ये मसल्स की बुनियादी तनज़्ज़ुली की बीमारियां हैं। इसका क्या मतलब है?
ये हालतों का एक ग्रोह है जो बुनियादी तौर पर जेनेटिक तौर पर मुतासिर होते हैं। जीन जो मसल के रेशों के कुछ अहम कामों में शामिल होते हैं, और 50 से ज़्यादा जीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मुंसलिक हो चुके हैं आज तक। तो मसला मसल्स के रेशों में ही होता है, ये किसी और जगह नहीं होता, और फिर मसल के रेशे के लिए परेशानी का बायस बनता है। ये हालतें तरक्की पसंद है, लिहाजा वो वक्त के साथ खराब हो जाती हैं, और इनके नतीजे में मसल की कमजोरी होती है और बढ़ती रहती है। और अगर आप मसल्स की बायोप्सी करते हैं, जैसा कि आप बाद में देखेंगे, तो ये डिस्ट्रॉफिक होती है, यानी जैसा कि आप देखेंगे कुछ खास तब्दीलियां होती हैं जिनका आप मुशाहिदा कर सकते हैं। बदकिस्मती से ये हालतें अक्सर शदीद होती हैं। दिल भी एक मसल है, लिहाजा दिल अक्सर इन हालतों में शामिल होता है, और हमारे सांस लेने के मसल्स भी मुतासिर होते हैं। लिहाजा इन हालतों में बहुत सी कार्डियो रेस्पिरेटरी मसाइल होती हैं, और बदकिस्मती से आज तक वो तमाम लाइलाज हैं। अब मैं आपको मसल्स की बायोप्सी के बारे में बताऊंगा। ये एक सेहतमंद मसल की मिसाल है। ये अब कोई कार्टून नहीं है, ये एक असल स्लाइस है जिसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, और हम दोबारा मसल के रेशों को देख रहे हैं, अब ऊपर से, ना कि जैसे आपने कार्टून में देखा था। और वो सब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, और इन्हें ऐसा ही नजर आना चाहिए। अब आपकी दाईं तरफ आप एक डिस्ट्रॉफिक मिसाल देखेंगे, जहां मसल के रेशे पहले ही मुख्तलिफ साइज के होते हैं। आप इसे दाईं तरफ वाले से एक मुख्तलिफ चीज के तौर पर सराह सकते हैं, और मसल के रेशे के दरमियान आपको इस बड़े स्कार टिश्यू की मिकदार नजर आती है, जो जाहिर है कि रेशों को ठीक से काम नहीं करने दे। तसव्वुर करें कि ये रेशे अगर हम इन्हें साइड से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे वो रस्सियां हैं, है ना? जैसा कि इस मिसाल में है। अब बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि हर एक रस्सी यानी हर एक रेशा अच्छा और सेहतमंद है, जिसके ऊपर एक अच्छी एनवेलप, एक अच्छी शीट है। लेकिन दाएं तरफ वाला काफी पतला, मुख्तलिफ साइज का है, और इनमें से कुछ तकरीबन खत्म हो चुके हैं, तकरीबन टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कवर, दरमियानी हिस्सा जाहिर हो गया है, और अगले पट्टों के सुकड़ने पर यह शायद टूट जाए, और इससे शायद आपको अंदाजा हो गया हो कि डिस्ट्रॉफिक से मेरा क्या मतलब है। अब एक तारीखी झलक ये समझने के लिए कि पट्टों के डिस्ट्रॉफी को कब और कहां दरियाफ्त किया गया, मैं आपको जुनूबी इटली के एक छोटे से गांव में ले जाना चाहूंगा, जो कि इत्तेफाक से मेरे आबाई इलाके से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ चंद घंटों की ड्राइव पर है, जिसे अब पेस्को सिनीटा कहा जाता है। 1800 की दहाई के अवाइल में इसे पेस्कोला माजा कहा जाता था, और इस जगह पर दो भाई, कारूसो भाई, एक पुरस्कार बीमारी के साथ पैदा हुए, और कोई वाकई ये नहीं समझ सका कि क्या मसला था। उनके पट्टे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ पट्टे जैसे कि पिंडलियों के बड़े हो रहे थे। उन्हें दिल के मसाइल का सामना था, और उनकी हालत एक राहजी रही, जब तक कि वो उस वक्त के सरकर्दा फिजिशियन से मिलने नेपल्स नहीं गए, और उन्हें इस शख्स ने देखा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जियोवानी सेमुला, जो उस वक्त एक ज़हीन लड़का था। और उसने इस हालत पर तहकीक शुरू की, ये समझा कि ये कुछ नया है जो पहले शायद बयान नहीं किया गया था, और आखिरकार 1829 में उसने इस जगह पर एक लेक्चर दिया जिससे शायद आप में से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, अकादमिया पोंटानियाना, जो कि दरअसल नेपल्स में दुनिया की कदीम तरीन साइंसी सोसाइटियों में से एक थी। उसने वहां एक लेक्चर दिया और इन दो भाइयों के केस को पेश किया, जिसमें उसने इस हालत को हाइपरट्रॉफी मुस्कुलारे या मसल हाइपरट्रॉफी कहा, और ये थोड़ी देर बाद चंद स्लाइड्स में वाजे हो जाएगा कि उन्होंने इसे मसल हाइपरट्रॉफी क्यों कहा, जैसा कि पट्टों का बड़ा होना। उसने इस जगह पर एक लेक्चर दिया, लेकिन एक पेपर शाया नहीं किया, जो कि हम साइंसदान अक्सर एक गलती करते हैं। कुछ साल बाद नेपल्स के ही दो और ज़हीन फिजिशियंस, गेतानो कॉन्टे और लुइजी जोया, ने इन दो भाइयों का दोबारा जायजा लिया, और अब उन्होंने इस हालत की अलामात की एक तफसीली वजाहत की, जिसे वो आखिरकार स्क्रोफ्यूला ऑफ द मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ये 1851 तक नहीं था जब आखिरकार यहाँ यूके में एडवर्ड मैरियन ने इस हालत की पैथोलॉजी की भी एक बहुत वाज़ेह गैर मुबहिम वजाहत की। ना सिर्फ ये कि ये बाहर से कैसी नजर आती है, और उसने एक खूबसूरत पेपर शाया किया जिसमें वो इन बहुत उम्दा ड्राइंग्स में दिखाता है, जो मैंने आपको पहले ही पिछली स्लाइड्स में रस्सियों के साथ बताया था, जहां आप देख सकते हैं कि रेशे सेहतमंद नहीं नजर आ रहे हैं, और उनमें से कुछ इन तस्वीरों में टूटे हुए हैं। लेकिन आपने डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में सुना होगा, और मैंने अभी तक डुशेन का नाम नहीं लिया है ना। ठीक है, आखिरकार 1868 में जनाब डुशेन ने इस हालत की एक बहुत ही पहली वाकई जामे वजाहत फ्रांस में शाया की, अपने उस अहम काम में जो आप यहाँ देख रहे हैं, और उसने इसे सूडो हाइपरट्रोफिक पैरालिसिस कहा। दोबारा हाइपरट्रोफी की ये इस्तेला यानी पट्टों का बड़ा होना वापस आती है, और ऐसा क्यों है? ठीक है, आप इस पेपर की एक खूबसूरत ड्राइंग में देख सकते हैं, ये वहाँ खींचा गया पहला केस था। जोसेफ सेराजिन इस लड़के का नाम था। आप पिंडलियों को काफ़ी बड़ा देख सकते हैं, और आप में से जो तिब्बी नज़र
रखते हैं वो रीढ़ की हड्डी का खम भी देखेंगे। लॉर्डोटिक पॉस्चर, जो कि पट्ठों के डिस्ट्रॉफीज में भी काफ़ी आम है। तो वो पिंडलियाँ बड़ी क्यों हो रही हैं, और एक बार फिर ये चंद स्लाइड्स में वाज़ेह हो जाएगा। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में चंद अल्फाज। ये सबसे आम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और बचपन में पट्ठों का ये सबसे आम बुनियादी आरिजा है। ये जीन में तब्दीलियों यानी डिस्ट्रॉफिन जीन में गलत हिज्जे की वजह से होता है, जिसे डीएमडी जीन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा जीन है। ये 2.4 मेगाबेसेस है, जिसका मतलब है 2.4 मिलियन हरूफ। ये एक जीन बनाने वाले हरूफ की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये सैयारे पर अब तक का सबसे बड़ा मालूम जीन है। हमारे सैयारे की फितरत में डिस्ट्रोफिन से बड़ा कोई दूसरा जीन अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, और आपको इसके साइज का अंदाज़ा देने के लिए ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर रहता है। इसी वजह से सिर्फ लड़के ही इस हालत से मुतासिर होते हैं, और हुरूफ की तादाद तकरीबन वही है जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी ट्रायलॉजी में है। अब ये हालत निस्बतन आम क्यों है? तसव्वुर करें कि इन किताबों को बार बार हाथ से कॉपी कर रहे हैं। आखिर में आप कुछ गलतियां करेंगे, आखिर में आप टाइपिंग की गलतियां करेंगे, आखिर में आप कुछ अल्फाज के हिज्जे गलत लिखेंगे, और ये वही होता है जब खलियात तकसीम होते हैं और डिस्ट्रोफिन जीन को कॉपी कर रहे होते हैं। और इसी वजह से इस बीमारी का अंदाज़ा लगाना और इसे रोकना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर है और ये काफ़ी आम है। तकरीबन 3500 से 5000 लड़कों में एक इस हालत के साथ पैदा होता है, और ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसे डिस्ट्रोफिन कहा जाता है, जो मौसर तरीके से एक शॉक जज्ब करने के तौर पर काम करता है। यानी ये हमारे पट्ठों के रेशों को सिकुड़ने पर नुकसान से बचाने में मदद करता है। ये बीमारी आमतौर पर बचपन के अवाइल में शुरू होती है, और इस हालत की एक हल्की शक्ल भी है जिसे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहा जाता है, जो जिंदगी में थोड़ा बाद में शुरू होती है। इसमें दिल और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों का भी असर होता है, क्योंकि डिस्ट्रोफिन इन टिश्यूज में भी बनता है, और बदकिस्मती से ये आज तक लाइलाज है। डिस्ट्रोफिन की कमी डीएमडी का बुनियादी सबब है। डिस्ट्रोफिन का काम सिर्फ एक नहीं, लेकिन इसका सबसे अहम काम शॉक जज्ब करने वाले का है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ट्रेम्पोलिन के किनारे पर लगे स्प्रिंग काम करते हैं। ट्रेम्पोलिन को अगर पट्ठे का रेशा समझा जाए और स्प्रिंग को डिस्ट्रोफिन, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर स्प्रिंग ना हो या जंग आलूद हो तो ट्रेम्पोलिन पर कूदने के क्या नताइज होंगे। इसी तरह जब पट्ठे का रेशा डिस्ट्रोफिन यानी शॉक जज्ब करने वाले के बगैर होता है तो वो ज्यादा आसानी से टूटने लगता है। वक्त के साथ ये रेशा खत्म होता है और दोबारा बनने के अमल को मुतहर्रिक करता है, लेकिन नए बनने वाले रेशे भी इसी जीनियाती नुक्स के साथ आते हैं। नतीजतन पट्ठों के रेशों का मुसलसल नुकसान होता है, और यही कमजोरी की शक्ल में मरीज को महसूस होता है। इस दौरान स्टेम सेल्स भी मुतहर्रिक होते हैं और मसले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो भी थक जाते हैं। इसके नतीजे में पट्ठों की जगह दाग यानी स्कार और चिकनाई वाला टिश्यू भर देता है। यही वजह है कि डुशेन के मरीजों की पिंडलियां बाहर से बड़ी नजर आती हैं, लेकिन असल में वो पट्ठों से बड़ी नहीं होती। इसे ही स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। अगर आप बायोप्सी की स्लाइड देखें तो सेहतमंद रेशे और डुशेन वाले रेशों में फर्क साफ नजर आता है, जहां डुशेन के पट्ठों में नीला रंग दाग की निशानदही करता है। डीएमडी के साथ जिंदगी, वक्त के साथ क्या तवक्को रखी जाए? शुरू में अलामात पहचानना मुश्किल हो सकता है। कुछ बच्चों में चलने या बोलने में ताखीर हो सकती है, या खून के टेस्ट में इत्तफाकन पट्ठों के एंजाइम्स की गैर मामूली मिकदार सामने आ जाती है। बाज़ औक़ात टेस्ट जानबूझकर भी किए जाते हैं अगर डॉक्टर को शक हो। कुछ बच्चों को सीखने, तवज्जो देने या समाजी महारतों में भी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि डिस्ट्रोफिन दिमाग में भी मौजूद होता है। वक्त के साथ पट्ठे बतदरीज कमजोर होते जाते हैं। बदकिस्मती से बचपन में चाहे बच्चा कितना ही बेहतर लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादातर बच्चों की आज़ादाना तौर पर चलने की सलाहियत खत्म हो जाती है। चंद दहाइयों पहले ये बच्चे जवानी की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते थे, मगर आज के दौर में स्टेरॉइड्स, दिल की बेहतर देखभाल और माहिर तिबी सहूलियात की बदौलत ज्यादातर बच्चे जवानी तक पहुंच जाते हैं और फिर बालिगों की देखभाल में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना रहता है और उनकी जिंदगी आम लोगों के मुकाबले में कम होती है। और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो बराह करम इन शानदार खैराती इदारों की वेबसाइट देखें जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। ये बरतानिया और पूरी दुनिया में कुछ मिसालें हैं, और हमारे पास आज यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यूके की टीम का एक नुमाइंदा भी मौजूद है। अब
क्या डीएमडी सबसे शदीद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? ये गलत फहमी है जो मैं अक्सर साइंसी बातों में सुनता हूँ। ये बचपन की सबसे आम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेकिन ये सबसे शदीद नहीं। और बदकिस्मती से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिन्हें कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज कहते हैं, जो डुशेन से ज़्यादा शदीद हैं। इन हालात में ये बहुत जल्द शुरू होता है और आपको इन चैलेंजेस को समझने के लिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं, जिनका सामना इन बच्चों को सांस लेने, खाने और इनके मसल्स के बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इनमें से कुछ के सिकड़े हुए होने की वजह से करना पड़ता है। और बदकिस्मती से इनकी उम्र कम होती है, क्योंकि ये हालत नाकाबिले इलाज है। और ये बीमारियों का एक ग्रुप है जो एक जीन की वजह से नहीं बल्कि कई जीन्स की वजह से होता है। अब हमारे पास इलाज के लिहाज से क्या ऑप्शंस हैं? अब मैं इस स्लाइड पर दोबारा डुशेन पर तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं। हम इलाज को इन 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। ड्रग थेरेपी, जैसा कि फार्माकोलॉजिकल, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जीन थेरेपीज और सेल थेरेपी, तो जहां हम दरअसल एक इजाफी स्टेम सेल पूल फराहम कर रहे हैं जो मसल्स को दोबारा पैदा करने में मदद कर सकता है, मिसाल के तौर पर। तो इलाज के ऑप्शंस का सबसे वसी ग्रुप वो है जो गैर मखसूस होते हैं, यानी बीमारी के बढ़ने को महदूद करते हैं। ये आमतौर पर सोजिश या जख्म को कम करने वाली एंटी फाइब्रोटिक अद्वियात होती हैं। और मैंने यहाँ स्टार के साथ वो निशान लगाए हैं जो बर्तानिया में क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टीरॉइड्स डुशेन में इलाज का अहम हिस्सा हैं, जो आज़ादाना तौर पर चलने की सलाहियत के नुकसान में ताखीर में मदद करते हैं। और हाल ही में मंजूर शुदा अद्वियात भी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ नुमाया की हैं, वोमोरोलॉन और जियोविनोस्टैट। वोमोरोलॉन एक तरह का एक तरमीम शुदा स्टीरॉइड है और जीविनोस्टैट एक नई किस्म की दवा है जो चंद हफ्ते पहले ही मशरूत तौर पर मंजूर हुई है। और फिर हिकमत अमलियों का एक और बड़ा ग्रुप है जो बुनियादी जेनेटिक खराबी को निशाना बनाता है। तो ये वो जगह है जहां लैब्स में बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मंजूरशुदा इलाज की हैं। और अब 1 या 2 मिनट के लिए मेरे साथ रहना, क्योंकि ये समझाना काफ़ी पेचीदा है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम और दूसरी लैब्स इस नुक्ता नज़र पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि या तो डिस्ट्रोफिन जीन की एक इजाफी कॉपी फराहम की जाए और वो 1 सेकंड में आएगा, या खुलियों में जो कुछ बाकी है उसे बचाने की कोशिश की जाए, जिसे बचाया और बहाल किया जा सकता है। और 2 मिसालें वो हैं जो वहाँ दी गई हैं। एक एटालॉरिन है जो बर्तानिया में मंजूर शुदा है, और दूसरा एक्सॉन स्किपिंग की हिकमत अमली है, जहां हम डिस्ट्रोफिन के उस हिस्से से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं जिसमें गलत हिज्जे होते हैं और एक छोटा लेकिन फिर भी फाल डिस्ट्रोफिन हासिल करते हैं। ये एक तरह से उस ट्रैम्पोलिन का एक छोटा स्प्रिंग है। वो रियासत-ए मुत्तहिदा में मंजूर शुदा हैं। जो जीन की तब्दीली की हिकमत अमलियाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम एक तब्दील शुदे वायरस लेते हैं ताकि जीन की एक इजाफी कॉपी फराहम की जा सके, लेकिन जीन इतना बड़ा है कि हमें उसे छोटा करना पड़ता है। दोबारा एक छोटा स्प्रिंग बनाते हैं। ये मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता, लेकिन इसे किसी हद तक काम करना होता है। और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग पर मबनी ज़्यादा हालिया और जदीद हिकमत अमलियाँ भी हैं, जैसे कि क्रिस्पर जो आप जानते हैं, कॉपी और पेस्ट या जीनोमिक सर्जरी जो हम कुछ जीन्स पर कर सकते हैं, और सेल थेरेपी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, या मुतबादिल हिकमत अमलियाँ जिन्हें मुआवजा देने वाली हिकमत अमली कहा जाता है, जैसे कि हम पट्ठों के रेशों को प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिस्ट्रोफिन से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो असल में डिस्ट्रोफिन नहीं है। वो डिस्ट्रोफिन की बहन प्रोटीन की तरह है, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि मैंने यहाँ यूट्रोफिन रखा है। लेकिन अगर हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस हैं तो फिर भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज क्यों लाइलाज हैं? इसकी कई वजूहात हैं। कुछ वजूहात इस उज़्व से मुताल्लिक हैं, अगर आप चाहें तो टिश्यू, पट्ठों और इस बीमारी से। और मैं आपको अंदर से बाहर तक ले जाने की कोशिश करूंगा, डीएनए से लेकर पट्ठों के रेशे और फिर आमतौर पर पट्ठों के टिश्यू तक। तो अगर हम डीएनए की सतह पर जाएं, मैंने आपको बताया कि कई जीन्स हैं, लिहाजा एक वन साइज फिट्स ऑल का तरीका अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कई जीन्स हैं जिनमें बीमारी पैदा करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। और डीएमडी जीन, जैसा कि मेरा छोटा बेटा कहना पसंद करता है, बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, लिहाजा आप इसे वाकई में एक छोटे वायरस में दबाकर हमारे जिस्म के तमाम मुतअद्दिद खलियों तक नहीं पहुंचा सकते। और फिर अगर हम खुलिये की तरफ बढ़ें तो पट्ठों के रेशे बहुत ही खास होते हैं। इनमें कई न्यूक्लियाई होते हैं। शौकीन अफराद के लिए मैंने कुछ नंबर वहाँ रखे हैं। आप जानते हैं, कुछ सूरतों में हमारे पास फी मिलीमीटर 100 तक न्यूक्लियाई हो सकते हैं, और हमारे जिस्म में कुछ पट्ठे ऐसे हैं जो आधे मीटर से ज़्यादा लंबे हैं। तो अपना हिसाब लगाएं, आप एक ही खुलिये में 40,000 से ऊपर जाएंगे, और वो खुलिये, वो रेशे पोस्ट माइटोटिक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम बालिग हो जाते हैं तो वो मज़ीद बढ़ते और फैलते नहीं हैं। लिहाजा आपको एक इलाज की ज़रूरत है जो पट्ठे के साथ बढ़े, जैसा कि मैं 1 मिनट में कहूँगा।
लेकिन वो हमेशा के लिए वहां रहे। और फिर से अब पट्ठों पर आते हैं। हम पूरे पट्ठों के बड़े पैमाने को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा है। ये हमारे जिस्मानी वजन का तकरीबन 40% है। आपको मिसाली तौर पर इन तमाम किलोग्राम टिश्यू को निशाना बनाने की ज़रूरत है, बशमूल स्टेम सेल कंपार्टमेंट, जिसके अपने चैलेंजेस हैं। पट्ठे हमारे पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। आपको डायफ्राम को निशाना बनाने की ज़रूरत है। आपके पास एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए जो इन तमाम इज़लाह तक, हमारे जिस्म के इन तमाम हिस्सों तक पहुंचने के लिए काफ़ी अच्छा हो। इसे वक्त के साथ बढ़ना है। एक बच्चे के पट्ठों के बड़े पैमाने और एक बॉडी बिल्डर के बारे में सोचिए। ठीक है, इन दो फर्कों के बारे में सोचिए और इस इलाज को इन पट्ठों के साथ बढ़ना होगा। और इम्यूनिटी के लिहाज से पट्ठा एक मुश्किल टिश्यू है जिसके साथ काम करना है। ये बहुत इम्यूनोजेनिक है। सोचिए कि वैक्सीनेशन कहाँ की जाती है, वो पट्ठों में इंट्रामस्कुलरली की जाती है। और उनमें से कुछ चैलेंजेस उन रुकावटों और चैलेंजेस से भी जुड़े हुए हैं जिनका सामना हमें थेरेपी में करना पड़ा है। दोनों मौजूदा मंजूरशुदा इलाजों में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो बदकिस्मती से आप जानते हैं जिंदगी बदलने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ अब तक ज्यादातर हालात की पेशरफ्त को सुस्त करते हैं। और उनमें से कुछ, जैसे कि स्टीरॉयड्स के मामले में, बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ज़िमनी असरात होते हैं। आप जानते हैं, आप में से जो स्टीरॉयड से वाकिफ़ हैं वो ज़्याबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, जिस्मानी वज़न में इजाफे और इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते होंगे। और नए तजर्बाती इलाज भी पेचीदा और मुश्किल हैं। और मैंने कुछ स्नैपशॉट्स स्क्रीन के दाएं जानिब लगाए हैं ताकि आपको कुछ चैलेंजों और ज़िमनी असरात का अंदाज़ा हो सके जिनका हमें बदकिस्मती से हालिया बरसों में सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ जीनियाती इलाज के जिगर और दिल पर संगीन ज़िमनी असरात होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुदाफ़ियाती रद्द-ए-अमल को मुतहरिक करते हैं और कुछ सूरतों में हमने बहुत सी हलाकतें देखी हैं, इस हकीकत के अलावा कि वो गैर मामूली तौर पर महंगे हैं। लिहाजा इसे बेहतर बनाने के लिए अभी भी कुछ काम करना बाकी है। और ये काम जो करने की ज़रूरत है वो अक्सर बीमारी के मॉडल्स के साथ किया जाता है, जो मेरी राय में बेहतरीन नहीं है। जैसा कि आप बाद में देखेंगे, पट्ठे की बीमारी के मौजूदा मॉडल्स बाज़ औक़ात ज़रूरी तौर पर दस्तयाब नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत से मुख्तलिफ जीन्स हैं, पट्ठों की बीमारी की बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें हैं और उनमें से कुछ का अच्छा जानवरों को मॉडल नहीं है। और जब हम जानवरों के मॉडल्स पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं या हम मरीज़ों के खुलियों पर इन्हिसार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पट्ठों की बायोप्सी से, जहां हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका सिर्फ नमूना नहीं लिया जा सकता। मैंने आपको बताया कि पट्ठों के रेशों को असाब के साथ होना ज़रूरी है। आप लैब में एक डिश में पट्ठों की बायोप्सी से सिर्फ एक असाब नहीं बढ़ा सकते, मिसाल के तौर पर, या दिल का आसानी से नमूना नहीं ले सकते। ठीक है, लैब में अक्सर ये मफरूज़ा लगाया जाता है कि एक चूहा सिर्फ एक छोटा इंसान है, और ऐसा नहीं है। हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं जहां इलाज चूहों में काम कर चुके हैं, लेकिन पट्ठों की बीमारी के मामले में इंसानों में काम नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, टिश्यू इंतहाई सह-जहती है, ठीक है। और बदकिस्मती से आज भी हम अपनी ज़्यादातर दरियाफ्त का काम, अपनी तहकीक ऐसे मॉडल्स में करते हैं जो, जैसा कि आप इस छोटे कार्टून में दाएं कोने में देखते हैं, एक कल्चर फ्लास्क में खुलियों की एक पतली तय, ठीक है, हकीकी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ। इस तरह के मुझे एक लतीफ़ा सुनाना है क्योंकि मैं इतालवी हूँ कि एक लज़ानिया जो एक इंतहाई सह-जहती टिश्यू है वो वाकई पिज़्ज़ा नहीं है। दोनों अच्छे हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो मुख्तलिफ अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप दोनों ढांचों का मुवाजना करें। हालांकि लोग दावा कर रहे हैं कि आप इन्हें एक साथ मिला सकते हैं लेकिन अब दोबारा संजीदा हो जाएं। रेजोल्यूशन वहाँ एक और चैलेंज है। लिहाजा हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो हमें वक्त के साथ पट्ठों की नशोनुमा का मुतालिया करने और इन कल्चरों को, इन पट्ठों को लैब ने, इन खुलियों को लैब में हफ्तों तक रखने की इजाज़त दे ताकि हम इनका हर वक्त मुतालिया कर सकें। इन तमाम बातों के साथ कुछ अखलाकी चैलेंजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर जानवरों की फलाह और बहबूद एक अहम मौजू है और बायोप्सिस अक्सर तकलीफदेह होती हैं, खास तौर पर कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। उनमें पैदाइशी तौर पर ही ये बीमारी होती है। आप आमतौर पर नौज़ायदा बच्चों से नमूने नहीं ले सकते और आप अक्सर ऐसा करना नहीं चाहेंगे, और कभी कभार तशखीस करने के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप खून के नमूने से भी तशखीस कर सकते हैं। और इसके अखराजात भी काफ़ी मुतालिका हैं। अखराजात का मसला उन इलाजों को भी मुतासिर करता है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। आप जानते हैं कि कुछ जिनियाती इलाज तारीख की सबसे महंगी दवाओं में से हैं। हम एक खुराक के लिए $10 लाख की बात कर रहे हैं और कुछ जानवरों के मॉडल्स की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लिहाजा हमें बेहतर इलाज के लिए बेहतर मॉडल्स की ज़रूरत है। तो फिर ये मॉडल्स कहाँ से आ रहे हैं?
हमारा ख्याल है, और ये वो काम है जो मैंने अपनी लैब में काफ़ी अरसे से किया है और जिस पर हम तवज्जो दे रहे हैं, कि हम इंसानी स्टेम सेल से पट्ठों को बनाकर उनमें से कुछ चैलेंजेस से बच सकते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और ख़ास तौर पर इंसानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की उस क्लास से जिन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है, उन लोगों के लिए जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। ये वो सेल्स थे जो शिन्या यामानाका ने दरियाफ्त किए थे, जिन्हें आप दाएं तरफ देख सकते हैं। उन्हें 2012 में जॉन गार्डन के साथ उनकी दरियाफ्त के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया था, और शिन्या और उनकी टीम ने तकरीबन 2 दहाइयों पहले जो काम किया वो एक काफ़ी सादा लेकिन ज़बरदस्त काम था। तो उन्होंने सोमैटिक सेल्स यानी हमारे जिस्म का कोई भी सेल, जिल्द, फाइब्रोब्लास्ट्स, कुछ जिल्द के सेल्स को लिया, उन्होंने उन्हें कल्चर में रखा, बहुत से मुख्तलिफ अवामिल देखे जो इन सेल्स को अब स्टेम सेल्स में तब्दील करने के लिए दिए जा सकते हैं, और उन्होंने इन अवामिल की शनाख्त की। और अब उन्होंने बहुत आसानी से हासिल होने वाले सेल्स से सुपर पोटेंट स्टेम सेल्स बना लिए, जिन्हें सही तरकीब, सही तरीका और सही प्रोटोकॉल के साथ हम कहते हैं कि किसी भी किस्म के सेल में तब्दील किया जा सकता है, जिसमें आज की गुफ्तगू के मुतल्लिका सेल्स भी शामिल हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। और हम इन सेल्स के साथ बेहतर मॉडल्स बना सकते हैं, और मैं खुशकिस्मत था कि सही वक्त पर सही जगह पर था, और हम सबसे पहले ग्रुप्स में से थे जिन्होंने ये दिखाया कि दरहकीकत आप इंसानी iPSC से पट्ठों के रेशे बना सकते हैं, खास तौर पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों से। और आप यहाँ हमारे इस इब्तिदाई काम की एक मिसाल देख सकते हैं, अब से 10 साल से ज़्यादा पहले, और आप सुर्ख रंग में तमाम पट्ठों के रेशे देख सकते हैं। ये अब एक पिज्ज़ा की तरह है। हम दोबारा एक पतली परत में देख रहे हैं, इन रेशों के इर्द गिर्द बिखरे हुए न्यूक्लियाई के साथ। वो रेशे हिल सकते हैं, आप हरकत देख सकते हैं। अगर आप काफ़ी करीब से जूम करें तो आप इनमें से कुछ को रेशे के इंजन की इन लकीरों के साथ देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले फिल्म में दिखाई थी। वो हिल रहे हैं, और अगर आप इन मांसपेशियों को बनाने वाले सेल्स, इन स्टेम सेल्स को लेते हैं और उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, आप उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी के एक माउस मॉडल में डालते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आप पैदा कर सकते हैं। अब आप एक माहिर हैं, आप वहाँ सुर्ख दायरे के साथ मायोफाइबर्स देख सकते हैं, जो ये जाहिर कर रहा है कि वो ट्रांसप्लांट से आए हैं, और उनमें इंसानी न्यूक्लियाई भी होता है जो अंदर सब्ज होता है, तो वो अपना काम कर सकते हैं। और हम काफी खुश थे कि इस काम के बाद रिटा पर्लिन जेरो जैसी दीगर मारूफ लैब्स के काम के साथ कई और लोगों ने भी इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और बेहतर बनाया है। अब आपको क्या करना है इस पर मुनहसिर है। आप जो भी पिज्ज़ा या लजानिया बनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंदीदा रेसिपी या नुस्खा चुन सकते हैं और इससे अपना पसंदीदा मॉडल बना सकते हैं। लेकिन वापस लजानिया पर आते हैं। अब 3D और 2D पर क्या जो मैंने आपको अभी इन तस्वीरों में दिखाया वो वाकई काफ़ी है? क्या हम वाकई 2D पर भरोसा कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि पट्ठों की नशोनुमा का मुताला करने के काबिल हों और एक बड़ी अच्छी 3 डायमेंशनल साख्त हो जिसमें पट्ठों के रेशों के तमाम दोस्त शामिल हों, ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इस सवाल से निपटने के लिए हमने वाकई 2D से 3D की तरफ बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की है और इन नाम निहाद इंसानी स्टेम सेल से बने हुए मिनी मसल्स को तैयार किया है। हम iPS खुलियों से पट्ठे बनाने में काफ़ी अच्छे थे और हमने इस महारत को दीगर रेसिपीज़ के साथ मिलाया ताकि इसी iPS खुलियों से खून की नालियों के खुलिये या आसाबी खुलिये बनाए जा सकें, और इन सब को बायो मटीरियल्स नामी खुसूसी मवाद के साथ मिला दिया। और हमने ये छोटे 1 सेंटीमीटर लंबे इंसानी iPS से बने मिनी मसल्स तैयार किए, जो हमने दिखाया कि वो एक डिश में पट्ठों की डिस्ट्रोफी की आम खुसूसियात को मॉडल करने के काबिल थे, बगैर किसी जानवर के मॉडल में इन खुसूसियात को देखने की ज़रूरत के। और ये उन कुछ पेपर्स में से हैं जो हमने कई सालों में इस काम पर शाया किए हैं, और दीगर लैब्स भी इस काम की पैरवी कर रही हैं, इस थीम पर दीगर तगय्युरात को तरक्की दे रही हैं। और आपको लिटरेचर में शायद इसी तरह की चीज़ें मुख्तलिफ नामों से मिलेंगी। कभी कभी इन्हें 3D मसल्स कहा जाता है, कभी मसल ऑर्गेनाइड्स या मायो बंडल्स या इंजीनियर्ड मसल्स। ये एक 3 डायमेंशनल साख्त बनाने के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो पट्ठों की खुसूसियात को मज़ीद तफसील से मुताला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यही मैं कह रहा हूँ। अब आप इस वीडियो में इन मिनी मसल्स के मरकजी हिस्से को देख रहे हैं, और ये कल्चर में सिर्फ 7 दिनों के बाद है। आप पट्ठों के रेशों को सब्ज रंग में देख रहे हैं, और इनमें से कुछ ने डिस्ट्रोफिन का इजहार भी शुरू कर दिया है। ये एक सेहतमंद पट्ठा है, और दोबारा अब आप डिस्ट्रोफिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। और हम लैब में क्या कर सकते हैं, और ये काम मेरी लैब के एक बासलाहियत सीनियर रुकन वैलेंटीना लियोनेलो ने किया।
वैलेंटीना ने हमारी लैब में इन पट्टों की तहरीक को देखने के लिए हालात मुरतब किए ताकि वो पट्टों की तरह रद्द अमल जाहिर कर सकें और ताकत पैदा कर सकें, ऐसी सिकुड़ने वाली ताकत जो काबिल पैमाइश हो। और मैंने आपको बताया कि पट्टों के रेशों के साथ साथ इन अहम खुलियों का होना भी ज़रूरी है जो इनके काम करने के लिए मुतल्लिका हैं। और यहाँ आप एक बहुत ही चैलेंजिंग और फ़ायदेमंद तजुर्बे की एक मिसाल देखते हैं जो हमने किया, जिसमें हम एक ही आईपीएस खलिए से कई खुलियों की अकसाम को उगाने के काबिल थे, यानी एक ही मरीज से। तसव्वुर करें कि उनकी जिल्द के फाइब्रोब्लास्ट्स जिल्द के खुलियों को लिया, उन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में तब्दील किया और उनसे उन तमाम खुलियों की अकसाम को पैदा किया जो आप वहाँ देखते हैं। खून की नालियाँ, आसाब, पट्ठों के रेशे, और हम इन सब को एक साथ एक पट्ठे की इस स्टेनिंग में देख सकते हैं। एक इंजीनियर्ड पट्ठे, एक मिनी मसल की, जो वहाँ तिरछा मौजूद है अगर आप उन्हें सही तनाजुर में देखना चाहते हैं। अब इस शानदार टूल से हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ साल पहले लंदन के किंग्स कॉलेज में अपने दोस्त और साथी पैट जेमिट के साथ मिलकर हमने इस टेक्नोलॉजी को एक खास, शदीद पैदाइशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले अफराद के डिश में अवतार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे LMNA से मुतल्लिक पैदाइशी मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मुख्तसरन LCMD कहते हैं। ये दरहकीकत उन तस्वीरों की हालत है जो आपने चंद स्लाइड पहले देखी थी। एक स्याह और सफ़ेद तस्वीर में उस बच्चे की जिसे सांस लेने में और खाने में मदद की ज़रूरत थी और जिसके जोड़ों में शदीद अकड़न थी। ये हालत एक जीन में तब्दीलियों की वजह से होती है जिसे LMNA कहते हैं, जो एक प्रोटीन बनाती है जिसे लामिन एसी कहते हैं, जो न्यूक्लियस के किनारे पर रहता है। आप उसे वहाँ नारंगी रंग में देख सकते हैं। अब हम इस प्रोटीन से डील नहीं कर रहे हैं जो मसल फाइबर के किनारे पर है, ये न्यूक्लियस के किनारे पर है। और अगर न्यूक्लियस में हमारे जीन्स और DNA हैं, यानी किताबें, जैसा कि मैंने आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में बताया, तो इसे किताबों की शेल्फ समझिए, ठीक है? तो ये प्रोटीन शेल्फ बनाता है जहाँ किताबें होती हैं, और अगर वो वहाँ ठीक से नहीं है तो ये किताबें गिर सकती हैं और मालूमात को तलाश करना मुश्किल हो सकता है। और यही मेरा मतलब है एक ख़राब काम करने वाले न्यूक्लियर एनवेलप से, उन लोगों के लिए जो इन शराइत में ज़्यादा माहिर हैं। अब हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दोबारा, ये हालत शदीद है, इसका कोई इलाज नहीं है, और ये अब भी एक मुअम्मा है कि ये जिनियाती मसला मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सबब क्यों बनता है। और मुख्तसरन जो काम हमने गुज़श्ता बरसों में किया है और अब जो लैब में डेनमोर एक और बासलाहियत पोस्ट डॉक कर रहे हैं, जो हमें AMDUK जैसी कई शानदार खैराती तंजीमों से फंडिंग मिली है, और हाल ही में क्योर CMD, लाइफ आर्क और FM टेलीथॉन से। तो जो हम गुज़िश्ता बरसों में दिखा सके हैं वो ये है कि अगर अब आप इन मिनी मसल्स में इन न्यूक्लियाई की शक्ल को देखें, किताबों की शेल्फ की शक्ल को, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो ये नॉर्मल नहीं है। और आप बाईं तरफ एक सेहतमंद नजर आने वाला मिनी मसल देख सकते हैं जिसमें न्यूक्लियाई अब सुर्ख रंग में हैं, वो गोल हैं, वो एक हद तक गैर मामूली हैं। दाईं तरफ देखें, आप एक मिनी मसल देख सकते हैं जो इस हालत वाले अफराद में से एक से बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियाई शदीद तौर पर लंबे हैं, वो वाकई बहुत लंबे और गैर मामूली शक्ल के हैं, और आप उन्हें इस वीडियो में मुख्तलिफ जावियों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम लैब में नाप सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि ये बीमारी की शिद्दत से ताल्लुक़ रखता है, न्यूक्लियाई की गैर मामूली शक्ल की मिकदार से। ये एक काबिल पैमाइश चीज़ है, हम इसे इलाज के तरीकों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंजीनियर्ड मिनी मसल्स में इलाज की स्क्रीनिंग के लिए, बजाय इसके कि इसे ऐसे निज़ामों में किया जाए जो इसके लिए बेहतरीन नहीं है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है जिसे हम इन नई तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा या जदीद बीमारी मॉडलिंग कहते हैं। लेकिन क्या हम वाकई बीमारी मॉडलिंग से इलाज मॉडलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं ताकि इलाज की तरक्की को तेज़ किया जा सके? आज मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि हम क्या कर रहे हैं और हम अब भी क्या कर रहे हैं पेचीदा इलाज की हिकमत अमलियों, जैसे कि टिश्यू रिप्लेसमेंट या सेल थेरेपी को तैयार करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मैं चंद अल्फाज इस पर सर्व करना चाहता हूं कि हम जेनेटिक इलाज की तरक्की को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, खास करके जीन थेरेपी के इर्द गिर्द। तो क्या हम इन मिनी मसल्स को वाकई मरीज के अवतार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि महफूज और ज्यादा मुअस्सर मसल जीन थेरेपी तैयार की जा सके? जीन थेरेपी से मेरा मतलब दोबारा वही निस्बतन सादा तसव्वुर है कि एक वायरस को हाईजैक किया जाए, उसे बेज़रर बनाया जाए और वायरस में एक जीन लोड किया जाए जो अब किसी हालत को ठीक करने या बेहतर करने में मददगार साबित होगा। इस खास केस में मिसाल के तौर पर जीन की सेहतमंद कॉपी, फिक्स्ड कॉपी, जो दूसरी सूरत में मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सबब बनेगी। और हमें ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है?
दरअसल जीन थेरेपी पट्ठों के डिस्ट्रॉफी और न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन हमें अब भी इस चैलेंज का सामना है कि इनमें से ज़्यादातर वायरसेस, जिन्हें AAV कहा जाता है और जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका मुतालिया जानवरों के मॉडल्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये समझना कि ये वायरस कहाँ जाएंगे और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ पट्ठों में जाएं और दूसरे आज़ा में ना जाएं, ये समझ जानवरों पर किए गए मुताले से हासिल हो रही है, जिनकी अक्सर इस अमल के लिए मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं। जो चीज़ चूहे के पट्ठों में जाएगी, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंसान के पट्ठों में ही जाए। मिसाल के तौर पर वो दूसरे बाफ्तों में जा सकती है और ज़िमनी असरात पैदा कर सकती है। लिहाजा हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो हमें इस पर और कई दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने की इजाज़त दे, और हम समझते हैं कि हम अपने मिनी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत से साथियों को इकट्ठा करने का मौका मिला, जिसे मैजिक कहा जाता है, और इसकी फंडिंग यूरोपियन यूनियन के साथ साथ UKRI और स्विस सेरी एजेंसी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि हम पूरी दुनिया से 10 मुख्तलिफ ममालिक से माहिरीन का एक ग्रुप हैं जो सब नए पट्ठों के मॉडल बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं, जिन्हें हम फिर ख़ास तौर पर जीन थेरेपी जैसे पट्ठों पर टारगेटेड जेनेटिक इलाज तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि उन सवालों का जवाब दे सकें जो मैंने आपको पहले बताए थे। और अपनी आखिरी स्लाइड में मैं आपको इस काम का एक छोटा सा जायका देना चाहता हूं जो हम इस कंसोर्शियम में कर रहे हैं। यहाँ आप एक काम की मिसाल देख सकते हैं जिसकी क़यादत इस वक्त सोमी दस्तेदार लैब में कर रहे हैं, जो मेरी टीम की एक और सीनियर रुकन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बुनियादी तौर पर मिनी मसल को इनमें से एक इंजीनियर्ड वायरस दिया ताकि वो इस सूरत में एक चमकदार सिग्नल पैदा करे। तो अगर वायरस सही जगह पर पट्ठे में जाता है तो हमें वहाँ चमकदार सिग्नल मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ 9 दिनों में बता सकते हैं कि किन पट्ठों को इसकी ज़्यादा खुराक मिली और किन मिनी मसल को बहुत कम और किसको बिल्कुल नहीं मिली। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें काफ़ी पुरजोश करती है, और हम इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि इंसानों में बराह रास्त नए पट्ठों के टारगेटेड इलाज तैयार कर सकें, इस निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए। और इसके साथ मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये कायल करने में कामयाब हो गया हूँ कि तमाम मॉडल गलत हैं लेकिन कुछ मुफीद होते हैं, और उम्मीद है कि इनमें से कुछ अगले चंद सालों में मस्कुलर डिस्ट्रफी के इलाज की तरक्की में मददगार साबित होंगे। और इसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और मुझे अपने लैब का शुक्रिया अदा करना है। मुझे शानदार लोगों के एक ग्रुप के साथ काम करने का एजाज़ हासिल है, और आज मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इन तमाम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और इनके काम को पेश कर सकूं, लेकिन आप इन सब की फ़हरिस्त बाईं जानिब देख सकते हैं, बशमूल हमारे कुछ पिछले लैब मेंबरान जिन्होंने इन सिस्टम्स को तरतीब देने में अहम किरदार अदा किया, जो मैंने आज आपको दिखाए। हमारे शानदार साथी भी ग्रेट ऑर्मंड सीट अस्पताल की क्लिनिकल टीम, पिज़ा जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फ्रांसिस्को मोंटोन, आंद्रिया सीरियो, मारिया मेंडोला और पूरे मैजिक कंसोर्शियम, और यहाँ क्रिक के साथी और क्रिक की सहूलियात, और हमारे फंडर्स जिनके बगैर मैं वाकई इस शानदार स्टेज पर खड़े होकर आपको ये सब नहीं बता सकता था। ज़ाहिर है हमारी बड़ी सरकारी फंडिंग इसके लिए अहम है, लेकिन मरीजों की सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स और इन खैराती इदारों की सपोर्ट भी बहुत अहम है। मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। इनकी फहरिस्त मैंने इस स्लाइड पर दी है। एक बार फिर मस्कुलर डिस्ट्रफी यूके का ख़ास शुक्रिया, जो हमें पिछले 10 सालों से फंडिंग दे रहे हैं, और वो सब आज यहाँ मौजूद हैं ताकि उन सवालों के जवाब दे सकें जो मैं नहीं दे पाऊँगा अगर आपके पास मेरे लिए कुछ बहुत ही होशियार और मुश्किल हो। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।